कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है जहां एक छोटी लड़की मैदान में दौड़ रही थी। अचानक ये सपना टूट जाता है और हमें मैथ्यू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। दरअसल ये सपना मैथ्यू का होता है जो फिलहाल एक प्लेन में था और पेरिस जा रहा है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त वो अपनी 12 साल की बेटी सारा को फोन करता है और कहता है, बेटा मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ मैथ्यू अपने बैग से एक डिब्बा निकालता है और अपने अपार्टमेंट से निकलकर पास की बिल्डिंग में जाने के लिए सड़क पार कर रहा होता है कि तभी उसके पड़ोसी मिस्टर वेलकम उसी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। इसलिए मैथ्यू उनके ऑक्सीजन टैंक को अंदर ले जाने में उनकी हेल्प करता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ अन्ना के घर का दरवाजा खटखटाता है। उसकी वाइफ उसका वेलकम करती है और उसे बताती है कि वो ऑनलाइन क्लास दे रही है, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। मैथ्यू दूसरे कमरे में अपनी बेटी के पास जाता है जहाँ वो अपनी बेटी से मिलता है। दरअसल सारा एक कैप्सूल के अंदर रहती है क्योंकि उसे स्टेनबर्गर सिंड्रोम नाम की एक एलर्जी है, जिस वजह से वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकती, इसलिए उसे एक कैप्सूल के अंदर ही रहना पड़ता है। मैथ्यू अपनी बेटी से उसके क्रश के बारे में पूछता है, साथ ही वो सारा के लिए एक गिफ्ट बॉक्स भी लाया होता है। सारा जब उसे खोलती है तो उसमें एक परफ्यूम होता है। अब मैथ्यू उसे बॉक्स के अंदर देखने के लिए कहता है और जब वो बोतल के नीचे देखती है तो उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिससे वो अपने वर्चुअल रियलिटी सेट में डाल देती है। दरअसल मैथ्यू उसके लिए पहाड़ों और नदियों की वीडियो बनाकर लाया था, जिसे देखकर उसकी बेटी काफी खुश होती है। तभी अन्ना की ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाती है और मैथ्यू उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि वो इंटरव्यू के लिए मसालिया नहीं बल्कि कनाडा गया था क्योंकि वहाँ सारा की बीमारी का एक नया इलाज खोजा गया है और वो सारा का इलाज करने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अन्ना को इस बात पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसने अपनी डॉक्टर से इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना। मैथ्यू उसे बताता है कि ये अभी नया इलाज है जिसे अभी ज्यादा लोग नहीं जानते और उन्हें इस इलाज पर विश्वास करना होगा। लेकिन ये बात अन्ना को पसंद नहीं आती है। वो सोचती है कि मैथ्यू चीजों को बहुत ही उलझा रहा है। अन्ना कहती है कि हम पहले ही बहुत खुशकिस्मत हैं कि सारा को हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ रहा है और उसके पास जीने के लिए हम हैं और एक अच्छी जिंदगी भी है, इसलिए तुम उसका इलाज कराकर दोबारा रिस्क में नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ सारा अपने कुछ दोस्तों के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है। उनको भी वो बीमारी होती है जिसमें नोआ नाम का लड़का और सारा का क्रश भी होता है। मैथ्यू और अन्ना अभी भी इस इलाज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मैथ्यू अन्ना से कहता है कि वो इस बारे में सोचे और अन्ना सोचने के लिए थोड़ा समय मांगती है, इसलिए मैथ्यू अपार्टमेंट से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। उधर सारा अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि एक ऐसा खतरनाक भूकंप आया है जिसने स्वीडन और डेनमार्क को तबाह कर दिया है और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और ठीक उसी समय पेरिस में भी भूकंप आ जाता है जिससे अचानक बिजली चली जाती है और सारा अपने पिता को कॉल करती है जो कपड़े पहन रहा होता है। वो उससे पूछती है कि क्या हो रहा है। मैथ्यू घर से बाहर निकलता है तो वो एक अलार्म सुनता है और लोगों को सड़कों पर भागते हुए देखता है। सारा मैथ्यू को फिर से कॉल करती है। वो उससे कहता है कि वो और उसकी माँ घर में रहें और घर से बाहर मत निकलना। वो सड़क पर चल रहा होता है और पक्षियों के झुंड को बुरी तरह से उड़ते हुए देखता है। तभी उसे पता चलता है कि जमीन से गंदा धुआं निकल रहा है और जो भी इसमें सांस ले रहा है वो मर रहा होता है। उसके सामने धुएं की लहरें आने लगती हैं और तेजी से सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। मैथ्यू भागता हुआ अपने घर जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई टॉक्सिक गैस है। वो जल्दी से घर पहुंचकर अन्ना को सभी दरवाजे खिड़की बंद करने को कहता है और उसे कहता है कि इस धुएं में सांस मत लेना। जिसके बाद वो सारा से कहते हैं कि उन्हें उसे वहीं छोड़ना होगा, लेकिन वो उससे वादा करते हैं कि वो जल्दी उसको लेने वापस आएंगे। मैथ्यू और अन्ना ऊपर की ओर भागते हैं। वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर के अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां लुसियन और कोलेट नाम का एक बूढ़ा कपल रहता है। लुसियन उन्हें अंदर आने देता है। तभी मैथ्यू की नजर बाहर जाती है। वो देखता है कि धुआं ऊपर तक पहुंच चुका है। मैथ्यू उनसे कोई कपड़ा मांगता है जिससे वो चेहरे को ढक सके, जबकि अन्ना सारा से वॉकी टॉकी पर संपर्क करती है। सारा उन्हें बताती है कि पूरा कमरा धुएं से भर गया है, लेकिन वो ठीक है क्योंकि वो कैप्सूल के अंदर है। जिसके बाद वो सभी लोग शहर को देखने के लिए बालकनी में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि पूरा शहर धुएं से ढक चुका है। सिर्फ ऊंची इमारतों की छतें दिख रही हैं। कोलेट ये देखकर डर जाती है। उसका पति उसे दिलासा देता है कि उनका बेटा ठीक होगा और उसे वापस अंदर ले जाता है। वहीं मैथ्यू और अन्ना सोच रहे होते हैं कि ये धुआं आ कहां से रहा है और तभी उनके ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखाई देते हैं और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं कि कहीं वो भी धुएं की चपेट में न आ जाए। दूसरी तरफ सारा के कैप्सूल को दिखाया जाता है जहां सारा अपने चारों ओर घना कोहरा देखती है। अपार्टमेंट में लुसियन और कोलेट देखते हैं कि खाने का कितना सामान पड़ा हुआ है, जबकि अन्ना अपने फोन में कैप्सूल की बैटरी को देखती रहती है जिसमें 70% बैटरी बची होती है। इसका मतलब ये है कि सारा के पास अभी भी 10 घंटे की बैटरी बची हुई है। इसी बीच मैथ्यू को एक दूरबीन मिल जाती है जिससे वो अपने कंधे पर लटका लेता है और बालकनी से बाहर जाता है छत
छत पर पहुंचने के लिए वो दीवार पर चढ़ता है और छत पर चढ़कर वो पूरे शहर को देखता है। पूरे शहर में हर जगह धुआं होता है। ये देख वो वापस बालकनी में आ जाता है, जहां लुसियन अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। दरअसल उनका बेटा वहां से 2 ब्लॉक दूर निचली मंजिल पर रहता है, इसलिए उसे उसकी चिंता हो रही थी। लुसियन को यकीन है कि उसका बेटा अभी सुरक्षित है। तभी कोलेट वहां आती है और कहती है कि उन्हें अपने बेटे से मिलने जाना चाहिए, पर लुसियन उसको धुएं के बारे में याद दिलाता है कि बाहर धुएं ने सब कुछ ढक लिया है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकते और उसे वहां से ले जाते हैं। वहीं अन्ना की सारा के साथ बात खत्म हो जाती है और अन्ना मैथ्यू से बाहर के नजारों के बारे में पूछती है। वो बताता है कि उसने अभी तक कोई भी लाश नहीं देखी है। इसी बीच लुसियन पुराने रेडियो को ढूंढ कर लाता है और सभी रेडियो को देखने लगते हैं। उधर मैथ्यू धुएं की जांच करने के लिए हॉल में जाता है, जहां वो अपने हाथ कोहरे में डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो अपने हाथ को सूंघता है, लेकिन उसमें कोई भी गंध नहीं होती। इसके बाद वो वापस हॉल में जाता है, जहां अन्ना उस रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मैथ्यू अन्ना से कहता है कि वो सारा को देखने जाना चाहता है, लेकिन अन्ना उससे कहती है कि वो इतने लंबे समय तक अपनी सांस कैसे रोक पाएगा। फिर मैथ्यू को एक आइडिया आता है। उसे मिस्टर वेलकम और उनके ऑक्सीजन टैंक की याद आती है। अब क्योंकि मिस्टर वेलकम सिर्फ एक मंजिल नीचे रहते हैं, इसलिए वो उनके ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल करके नीचे जा सकता है। इसके लिए मैथ्यू खिड़की खोलता है और वो लुसियन से एक टॉर्च और मास्क लेता है और धुएं में जाने से पहले एक लंबी सांस लेता है और धुएं में गुम हो जाता है। इसके वो बाद मिस्टर वेलकम के अपार्टमेंट की खिड़की के बाहर पहुंचता है, जहां वो खिड़की को तोड़कर अंदर चला जाता है और टॉर्च से चारों ओर देखता है। सबसे पहले वो मिस्टर वेलकम को देखता है, जो उसे जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर जल्दी से वो ऑक्सीजन टैंक ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे वो मिल जाता है, वो मास्क पहनता है। तभी उसकी वाइफ उसे पुकारती है, तो वो खिड़की से बाहर झांकता है और बताता है कि वो ठीक है। फिर वो टैंक को उस बैग में डालता है और अपनी पीठ पर टांगता है। तभी उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, उसमें से कुत्ते का बच्चा बाहर आता है। मैथ्यू उस अपार्टमेंट से निकलता है और सारा के पास जाता है, जो डरी हुई थी। लेकिन मैथ्यू कैप्सूल की बैटरी बदलने से पहले उसके लिए खाना, एक टॉर्च और वॉकी टॉकी के लिए कुछ बैटरी रख देता है। वो सारा से कहता है कि वो जल्द ही उसको बचाने जरूर आएगा, जिसके बाद मैथ्यू ऊपर जाने की बजाय बाहर जाने का फैसला करता है, जहां सड़कों पर हर जगह लाशें और गाड़ियां बिखरी पड़ी होती हैं। तभी उसे एक सीटी सुनाई देती है। वो देखता कि कुछ सैनिक वहां से कुछ लोगों को निकाल रहे होते हैं और हर किसी के पास मास्क होता है। मैथ्यू उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक सैनिक उसको बताता है कि वो लोगों को पहाड़ों पर लेकर जा रहे हैं, जो एक ऊंचाई वाली जगह पर है और इसलिए वहाँ धुआं नहीं पहुँच सकता है। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो नहीं जानते कि ये कहाँ से आ रहा है और पता नहीं कहाँ तक पहुँच सकता है। जिसके बाद सैनिक उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा यहाँ पर परिवार है, मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। और मैथ्यू जाते जाते उनसे एक मास्क मांग लेता है। इधर सारा और अन्ना वॉकी टॉकी से बात कर रहे होते हैं और अपने पिता के बारे में बहुत चिंतित रहती है। तभी अन्ना हंसकर कहती है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम एक्सरसाइज पर ध्यान दो। वहीं अब मैथ्यू वापस आ जाता है, जो सभी को बताता है कि उसने क्या देखा और कहता है कि उन्हें रात यही बितानी होगी। अब वो अन्ना से पूछता है कि क्या वो सारा को देखने जाना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है और इसे हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब इमरजेंसी होगी। रात को अन्ना रेडियो पर काम करती है। वहीं लुसियन और कोलेट उससे सारा की बीमारी के बारे में पूछते हैं। इसी बीच मैथ्यू एक बार फिर से धुएं की जांच करने के लिए हॉल की सीढ़ियों के पास जाता है और देखता है कि धुआं ऊपर बढ़ रहा है। वो धुएं पर नजर रखने के लिए दीवार पर एक निशान बना देता है और अंदर वापस जाता है, जहां वो देखता है कि लुसियन और कोलेट सोने जा रहे हैं। वो अन्ना को बताता है कि धुआं काफी बढ़ गया है और उन्हें महसूस होता है कि उनकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। यहाँ की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। खैर, अब मैथ्यू सो जाता है, लेकिन अन्ना नहीं सोती, इसलिए वो सारा के पास जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुँचने पर वो कैप्सूल की बैटरी को बदल देती है। उधर मैथ्यू फिर से खुले मैदान में एक दौड़ती हुई लड़की का सपना देख रहा होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि अन्ना रेडियो को अपने घर के कुछ उपकरणों के साथ ठीक करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार वो उसको ठीक भी कर लेती है, लेकिन सभी चैनल पर एक ही आपातकालीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है। अचानक उन्हें बाहर धमाके की आवाज आती है, इसलिए मैथ्यू और अन्ना छत पर देखने जाते हैं। वो दिखाते हैं कि मोंटमार्ट्रे में आग लगी होती है और वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। अब अपार्टमेंट में वापस आने पर अन्ना कहती है कि उन्हें नोआ के घर जाना चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ पर रहते हैं और सारा नोआ के साथ कैप्सूल शेयर कर सकती है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि सारा अपने कैप्सूल से बाहर नहीं जा सकती। मैथ्यू बताता है कि एक स्पेशल सूट से उसे वहाँ ले जाया जा सकता है, लेकिन वो पेरिस के बीच में एक लेबोरेटरी में है। तभी अन्ना कहती है कि वो पहले भी उस लेबोरेटरी में जा चुकी है, इसलिए उसे वहाँ जाना चाहिए। मैथ्यू उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ जाने का फैसला करता है। वो सारा को अपने प्लान के बारे में बताने जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि अगर उसे
उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो लुसियन और कॉलेट से अपने वॉकी टॉकी से बात कर सकती है। जिसके बाद मैथ्यू और अन्ना सड़क पर निकलते हैं और जल्दी ही वो नोआ के घर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं कि वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों उससे बचने के लिए भागने लगते हैं और गाड़ियों की हेल्प से बचते बचाते वो गलती से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं अन्ना जोर से आवाज लगाती है जिससे मैथ्यू का ध्यान भटक जाता है और वो सीधे नदी में गिर जाता है। अन्ना एक कार के पीछे छुप जाती है लेकिन वो गलती से हॉर्न बजा देती है जिससे कुत्ता फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अन्ना डर कर एक बस में चढ़ जाती है लेकिन कुत्ता उसका पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाता है, पर तभी कुत्ते के गले में बंधा पट्टा एक सूटकेस में फंस जाता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। अन्ना इस मौके का फायदा उठाती है और बस की खिड़की से बाहर निकल जाती है। फिर वो मैथ्यू को ढूंढने के लिए नदी के पास आती है लेकिन उसे मैथ्यू कहीं नजर नहीं आता, इसलिए वो लेबोरेटरी की तरफ निकल जाती है। उधर मैथ्यू तैरकर सीढ़ियों के पास जाता है जबकि अन्ना शहर में लेबोरेटरी का रास्ता देख रही होती है। मैथ्यू पानी से बाहर आता है और जमीन पर पड़ी एक लाश से उसके कपड़े निकालकर पहन लेता है। वो ये भी देखता है कि एक वैन के अंदर एक सूट पड़ा हुआ है जो उसके काम आ सकता है। वहीं अन्ना आखिरकार लेबोरेटरी तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है उसे मैथ्यू दिख जाता है जो उसकी ओर दौड़ता हुआ आता है और दोनों लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं जहां उन्हें काफी लाशें मिलती हैं और एक कमरे में आग भी लगी होती है जिसे इग्नोर कर वो चलते रहते हैं। आखिरकार वो सूट तक पहुंच जाते हैं और सूट मिलते ही वो उसको वहां से लेकर निकल रहे होते हैं और जैसे ही वो आग वाले कमरे से गुजरते हैं तभी एक धमाका हो जाता है। धमाके की वजह से वो दूर जाकर गिरते हैं लेकिन मैथ्यू के शरीर पर आग लग जाती है। तभी अन्ना वहां पर आग बुझाने के लिए कुछ ढूंढती है और उसे बुझा देती है। जिसके बाद जब वो मैथ्यू को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। उसे ये भी पता चलता है कि धमाके से उसका ऑक्सीजन टैंक टूट गया है। मैथ्यू अपना सूट उतार देता है और उसके साथ अपना ऑक्सीजन बांटना शुरू कर देता है। फिर वो ऊपर एक कमरे में जाते हैं जहां अभी तक धुआं नहीं पहुंचा था। कमरे में पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि मैथ्यू के शरीर काफी जल चुका है, इसलिए अन्ना दवाइयां ढूंढने जाती है और जब उसे वो मिल जाती हैं तो मैथ्यू के पास वापस आकर उसकी मरहम पट्टी करती है। खैर, अब उन्हें पता चलता है कि टैंक में इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो दोनों अपनी बिल्डिंग तक पहुंचा सके, लेकिन मैथ्यू अन्ना से कहता है तुम चली जाओ, मैं यहाँ छत पर बचा रहूंगा। पहले तो अन्ना मना करती है लेकिन फिर मैथ्यू उसको समझाता है कि सारा को तुम्हारी जरूरत है। अन्ना वहाँ से चली जाती है। वो सड़कों पर सूटकेस लेकर भाग रही होती है। वहीं मैथ्यू छतों की हेल्प से अपना रास्ता बना लेता है लेकिन अन्ना के टैंक में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसलिए वो बिल्डिंग में जाने से पहले अपना सूट उतार देती है और लुसियन के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि धमाके की वजह से सूट खराब हो गया है। दूसरी तरफ मैथ्यू छत पर पहुंचकर वहां काफी सारा सामान और एक रस्सी देखता है। वो उस पर चढ़कर एक पार्किंग में पहुंच जाता है। वहां उसे खाने के सामान से भरे हुए बैग दिखते हैं और खून के निशान मिलते हैं। जब वो खून के निशानों का पीछा करता है तो उसे वहां एक पुलिस वाले की लाश मिलती है। जिसके बाद वो बिल्डिंग में जाता है और उसे ऑक्सीजन टैंक और एक बंदूक मिलती है। वो उस ऑक्सीजन टैंक को लेता है और जैसे ही वहां से जाने लगता है तो एक पुलिस वाला आता है और उसको बताता है कि धुआं तेजी से बढ़ रहा है। इतना कहते ही पुलिस वाला उसे मारने के लिए आगे आता है लेकिन मैथ्यू मास्क पहन लेता है और उसे छत के किनारे से धक्का देता है जिससे वो दोनों नीचे गाड़ियों पर गिरते हैं। पुलिस वाला अपनी बंदूक तक पहुंचने के लिए मैथ्यू से दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन मैथ्यू उसे पीछे से पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाता। उधर अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहां सारा और अन्ना वॉकी टॉकी की हेल्प से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सारा पूछती है कि क्या हम मर जाएंगे? तभी अन्ना बताती है कि वो एक साइंटिस्ट है, इसलिए विश्वास नहीं कर सकती कि ये धुआं कोई जादू है या कोई वैज्ञानिक प्रयोग। वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी अन्ना के फोन में अलार्म बजता है कि सारा के कैप्सूल की बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए अन्ना कैप्सूल की बैटरी बदलने के लिए तैयार हो जाती है और पता चलता है कि कैप्सूल की बैटरी 10 मिनट में खत्म होने वाली है। लेकिन तभी लुसियन कहता है कि वो बैटरी बदलने के लिए जा सकता है क्योंकि वो सोचता है कि वो एक आदमी है और उसकी उम्र ज्यादा है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अन्ना मना कर देती है। अन्ना अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और सारा के पास पहुंच जाती है जिसकी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तभी सारा देखती है कि उसकी माँ ने मास्क नहीं पहना है, इसलिए वो उसके लिए बड़ी चिंतित होती है। लेकिन अन्ना सिर्फ कैप्सूल की बैटरी को बदलने पर ध्यान देती है। जैसे ही वो बैटरी बदल लेती है तो वो सांस लेती हुई वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब कुछ देर बाद मैथ्यू भी वहाँ आ जाता है। तभी सारा उसे बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर वो ऊपर की ओर भागता है और अन्ना को सीढ़ियों पर गिरा हुआ पाता है। सारा उसको रोते हुए सुनती है। वो बालकनी में जाता है और उसे अन्ना के बारे में बताता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। कुछ देर बाद लुसियन और उसकी वाइफ अपार्टमेंट में होते हैं कि तभी पेरिस में भूकंप आ जाता है। मैथ्यू बालकनी पर जाकर देखता है कि धुआं उनके अपार्टमेंट तक पहुंच रहा है, इसलिए वो वहां और नहीं रुक सकते। तभी मैथ्यू को वो सूट याद आता है
जिसे उसने वैन के पास देखा था। वो सारा के लिए सूट को लाने की तैयारी करता है, इसलिए वो लुसियन और उसकी वाइफ को ऑक्सीजन दे रहा होता है, लेकिन लुसियन मना कर देता है और कहता है कि उसने और उसकी वाइफ ने बहुत अच्छी जिंदगी जी है, लेकिन वो अपने बेटे के बिना इस जिंदगी को और नहीं जीना चाहते और वो अपार्टमेंट में ही रुकेंगे। कुछ देर बाद मैथ्यू वहाँ से निकलकर सारा के पास जाता है। सारा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी माँ की तरह मारे जाएंगे, लेकिन मैथ्यू उसे कहता है कि सिर्फ यही एक तरीका है और वो वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा। उधर अपार्टमेंट में लुसियन और उसकी वाइफ बेड पर एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर लेटे होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तभी धुआं उनके कमरे में आ जाती है और वो मारे जाते हैं। खैर, अब हम बाहर देखते हैं जहां मैथ्यू उस सूट को ढूंढ लेता है और सूट को लेकर घर की तरफ वापस आता है। रास्ते में उसे चाबियों के साथ एक स्कूटर मिलता है, इसलिए वो स्कूटर से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है, अचानक से एक लड़का उसके सामने आ जाता है। मैथ्यू उसे बचाने के चक्कर में अचानक मुड़ता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कैप्सूल में सारा मैथ्यू को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। तभी सड़क पर पड़ा मैथ्यू होश में आता है और देखता है कि उसके सर पर काफी चोट आई है। वो सूट और वॉकी टॉकी उठाता है और अपनी बेटी को संपर्क करने की कोशिश करता है। वो कुछ दूर जाता है, लेकिन चोट के दर्द की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, लेकिन वो किसी तरह से वहीं खड़ा रहता है और अपनी तरफ दो परछाइयों को आते हुए देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि सारा और नोआ होते हैं। सारा भागकर मैथ्यू की तरफ बढ़ती है और अपने पिता को पहली बार गले लगाती है। आखिरकार मैथ्यू अपनी बेटी को गले लगा लेता है और सारा बताती है कि नोआ उसको लेने आया था क्योंकि धुएं का असर उन पर नहीं होता। मैथ्यू ये सुनकर बहुत खुश होता है और सारा के सर पर किस करने के लिए वो 1 सेकंड के लिए अपना मास्क उतार देता है। मैथ्यू उससे कहता है कि आखिरकार वो बाहर है। फिर से आखिरी बार वही सपना दिखाया जाता है, लेकिन इस बार साफ दिखाया जाता है कि वो सारा है और उसके साथ नोआ और उसके दोस्त होते हैं। मैथ्यू वहीं पर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कुछ समय बीत चुका है और चीजें बदल चुकी होती हैं। अब मैथ्यू कैप्सूल में रह रहा होता है और सारा बाहर उसका ध्यान रख रही होती है और उसके साथ वॉकी टॉकी पर बात करती रहती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे मिस्ट्री एक्सप्लेनेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।